Assalamualaikum viewers, I am your host Hira Ashraf and welcome to my channel Psychology in Easy Way. Today we'll study about communication disorders. Communication disorders जो होती हैं psychological disorder होती है जिसमें communication issues होते हैं. Disorder of communication include deficit in language, speech and communication. Communication disorder जो होती है इसमें तीन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती हैं जो कि है लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन. सबसे पहले स्पीच क्या होती है. स्पीच इज द एक्सप्रेसिव प्रोडक्शन ऑफ साउंड इंक्लूड फ्लुएंसी, वॉइस एंड क्वालिटी. स्पीच में क्या होता है, हमारी साउंड्स वगैरह आ जाती है, जो भी हमारी स्पीच में आवाज़ें वगैरह प्रोड्यूस होती हैं वो आ जाती हैं. इसमें हमारी फ्लुएंसी आ जाती है कि हमारी जो आवाज़ है वो फ्लुएंट है कि नहीं है, तरतीब से है कि नहीं है. वॉइस आ जाती है, वॉइस क्वालिटी आ जाती है कि हमारी वॉइस क्वालिटी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. लैंग्वेज इंक्लूड्स फंक्शन फॉर्म एंड यूज ऑफ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सिंबल्स. लैंग्वेज में क्या होता है कि खास कोई भी सिस्टम होता है, कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ सिंबल और वर्ड्स होता है जिसको हम यूज करते हैं लैंग्वेज में. ठीक है, मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स होते हैं, जैसे उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, ये सिस्टम खास सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स है. तो लैंग्वेज में क्या होता है कि हम कोई भी कन्वेंशनल सिस्टम को हम यूज करते हैं. ठीक है. कम्युनिकेशन इंक्लूड वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर. और कम्युनिकेशन में हमारा इंटरेक्शन आ जाता है वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर जो कि हम इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. स्पीच में सारी साउंड्स वगैरह आ जाती हैं. लैंग्वेज में हमारी आ जाती है कि हम कोई भी सिस्टम ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज़ करते हैं. और कम्युनिकेशन में हमारा वर्बल एंड नॉन वर्बल बिहेवियर्स आ जाते हैं. अब कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की 4 टाइप्स होती हैं: लैंग्वेज डिसऑर्डर, स्पीच साउंड डिसऑर्डर, चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर और सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर. चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर को स्टटरिंग भी कहते हैं. इसमें हकलाना कहते हैं इसको. जैसे आप पीछे बताया था कि लैंग्वेज, स्पीच और कम्युनिकेशन में इश्यूज आते हैं. लैंग्वेज का इशू हो तो लैंग्वेज डिसऑर्डर है, स्पीच का इशू हो तो स्पीच साउंड डिसऑर्डर, कम्युनिकेशन का इशू हो तो सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है. और इसके अलावा फोर्थ एक डिसऑर्डर होती है चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर. अब हम वन बाय वन इसमें 2 डिसऑर्डर्स को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. जो पहली है लैंग्वेज डिसऑर्डर और दूसरी स्पीच साउंड डिसऑर्डर. लैंग्वेज डिसऑर्डर, इनमें जितने भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर है इसमें 4 क्राइटेरियाज आते हैं. और इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि सबसे पहले वाला जो क्राइटेरिया उसमें प्रॉपर डिफिकल्टी बताई होती है कि क्या डिफिकल्टी आ रही है. सेकंड में आया फंक्शनिंग से रिलेटेड क्राइटेरिया होता है. थर्ड में ऑनसेट होता है कि ऑनसेट डिसऑर्डर का कब हुआ. और फोर्थ में होता है कि नॉट एट्रीब्यूटेबल वाला क्राइटेरिया है. सबसे अब लैंग्वेज डिसऑर्डर है, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है. सबसे पहले प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किया होता है. परसिस्टेंट डिफिकल्टीज इन एक्विजिशन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज सीखने में और उसको इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम होता है. इंक्लूडिंग स्पोकन, रिटन एंड सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन. मतलब रिटन लैंग्वेज हो, बोलने में हो, या सिंबल जो उसको यूज करने में और सीखने में प्रॉब्लम होता है. इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड रिड्यूस्ड वोकैबुलरी. इंसान की वोकैबुलरी भी कम होती है, मतलब वर्ड नॉलेज उसका कम होता है. लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंसान सेंटेंस नहीं बना सकता. इम्पेयरमेंट इन कन्वर्सेशन, और सेंटेंस को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं कर सकता. वोकैबुलरी भी कम है, लिमिटेड सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है. और इम्पेयरमेंट इन कन्वर्सेशन मतलब बातचीत में वो प्रॉपर सेंटेंसेस यूज नहीं कर सकता. अब सेकंड फंक्शनिंग से रिलेटेड होता है. लैंग्वेज एबिलिटीज आर बिलो दोज एक्सपेक्टेड फॉर एज. एज के हिसाब से लैंग्वेज एबिलिटीज कम होती हैं. इंक्लूडिंग लिमिटेशन इन सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट एंड ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस. ये 3 वर्ड्स आप पक्के याद कर लें. आगे भी जितने भी डिसऑर्डर में क्राइटेरियाज वगैरह उसमें अक्सर यूज होते हैं. सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस, मतलब इंसान की होल लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है. लैंग्वेज एबिलिटीज एज से कम होती हैं और इन सब चीज़ों में लिमिटेशन आ जाती है. थर्ड है ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज इन द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड. ऑनसेट जो होता है अर्ली डेवलपमेंटल एज में होता है. और फोर्थ क्राइटेरिया है कि डिफिकल्टीज आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट, मोटर डिसफंक्शन एंड अदर मेडिकल और न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस. नॉट एट्रीब्यूटेबल मतलब हम किसी और चीज़ पे नहीं डाल सकते कि मतलब ये जो डिफिकल्टीज होती है इसको हम किसी और डिसऑर्डर पे नहीं डाल सकते. ये कैजिटीज एक अलग डिसऑर्डर है, ये किसी और सेंसरी या मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती. तो ये थे इसके 4 क्राइटेरियाज. अब आगे इसके एसोसिएटेड फीचर्स. एसोसिएटेड, ये तो क्राइटेरिया थे. एसोसिएटेड फीचर होते हैं मतलब साथ साथ और भी कुछ खास बातें होती हैं डिसऑर्डर में जो पाई जाती हैं. अपोजिट फैमिली हिस्ट्री ऑफ अ रिमार्केबल इंडिकेट. हिस्ट्री इज अ रिमार्केबल इंडिकेटर. मतलब लैंग्वेज डिसऑर्डर जो होती है वो अक्सर फैमिलीज में रन करती है. अक्सर फैमिली हिस्ट्री होती है लैंग्वेज डिसऑर्डर की. चिल्ड्रन में अपीयर टू बी शाय और रिलक्टेंट टू पार्टिसिपेट. और ऐसे बच्चे जिनमें लैंग्वेज डिसऑर्डर होती है वो अक्सर शाय होते हैं या पार्टिसिपेट नहीं करते. अफेक्टेड इंडिविजुअल प्रेफर टू कम्युनिकेट विद ओनली वन फैमिली मेंबर. या फिर कम्युनिकेट करते हैं तो एक फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट करते हैं. फैमिली हिस्ट्री होती है, ऐसे बच्चे ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते और करते भी हैं तो बहुत कम. आगे इसकी डेवलपमेंट, ये डेवलप कैसे होती है, इसका ऑनसेट होता है डेवलपमेंटल एज में, टॉडलरहुड में लैंग्वेज डिसऑर्डर का. ऑनसेट इज इन अर्ली टॉडलरहुड द एडल्ट एज. और ये आगे मूव करती है मतलब चलती रहती है.
चेंजेस अपीयर इन द डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज में प्रॉब्लम, मतलब उसमें साउंड्स में, वर्ड्स में, ग्रामर में, कन्वेंशनल स्किल्स में, कन्वर्सेशनल स्किल्स में, इस सब में इशू आ जाता है कि इंसान की वोकैबुलरी भी कम होती है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर, उसकी साउंड्स, इन सब में प्रॉब्लम आ जाता है। इट emerges ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड विद वेरिएशन इन सिम्टम्स, मतलब अर्ली डेवलपमेंटल एज में वो होता है और मुख्तलिफ लोगों में इसमें वेरिएशन आती हैं। मुख्तलिफ बच्चों में किसी में साउंड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, किसी में ग्रामर कमज़ोर है, किसी को सेंटेंस नहीं बनाने आते, तो ये वेरिएशन आ जाती हैं इसमें। बाय एज 4 इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एबिलिटी आर मोर स्टेबल, मतलब जो भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ रहे होते हैं लैंग्वेज एबिलिटी में, 4 साल से पहले हम इसको डायग्नोज अक्सर नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों को जुबान कोई आती नहीं है, लैंग्वेज आती नहीं है। 4 साल के बाद ही हम इसको अक्सर डायग्नोज करते हैं क्योंकि उस वक्त तक बच्चे जुबान वगैरह सीख चुके होते हैं। बाय एज 4 इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज एबिलिटी आर मोर स्टेबल, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें स्टेबल हो जाते हैं, वो कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, सीख चुके होते हैं, तो फिर हम 4 साल के बाद ही इसको डायग्नोज कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर एंड प्रोग्नोसिस, मतलब इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं कि फैमिली में रन करती है चिल्ड्रन विद रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट हैव पुअर प्रोग्नोसिस, जिनमें रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट होती है कि मतलब इंसान को दूसरों की बातें समझ नहीं आती, और एक्सप्रेसिव होती है कि एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो जो रिसेप्टिव इम्पेयरमेंट होती है उसका पुअर प्रोग्नोसिस है, मतलब उसका लेस चांस होता है ठीक होने का। देन इंडिविजुअल विद एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट, जिनमें एक्सप्रेसिव इम्पेयरमेंट होते हैं वो उनमें ठीक होने का चांस होता है, वो वक्त के साथ सीख सकते हैं, लेकिन रिसेप्टिव लैंग्वेज इम्पेयरमेंट में ठीक होने का चांस कम होता है। लैंग्वेज डिसऑर्डर हेरिटेबल होती हैं एंड फैमिली मेंबर्स आर एट हाई रिस्क ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर, मतलब किसी फैमिली में अगर रन कर रही है तो मेंबर्स में ज़्यादा रिस्क होता है। अब आगे आ जाते हैं इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ लैंग्वेज डिसऑर्डर, इसको किस किस डिसऑर्डर से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉर्मल वेरिएशन इन लैंग्वेज, नॉर्मल वेरिएशन जो लैंग्वेज में होते हैं उससे इसको डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है हियरिंग और सेंसरी इंपेयरमेंट और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से। सबसे पहले देख लेते हैं नॉर्मल वेरिएशन लैंग्वेज में नॉर्मल वेरिएशन होते हैं। देयर आर नॉर्मल डेवलपमेंटल वेरिएशन लाइक रीजनल, सोशल, कल्चरल एंड एथनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने में मुख्तलिफ वेरिएशंस पाई जाती हैं कल्चर वगैरह के एरिया के हिसाब से। तो उस चीज़ को हमें देखना पड़ता है कि वो कोई किसी कल्चर में कोई नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, तो फिर ये हमें पहले नॉर्मल वेरिएशन चेक करनी पड़ती है लैंग्वेज में इसकी डायग्नोसिस से पहले। अगर कोई चीज़ नॉर्मल हो तो फिर हम ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करते। इसके अलावा हियरिंग और अदर सेंसरी इम्पेयरमेंट अक्सर होता है कि जो लोग सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते, उनमें लैंग्वेज इश्यूज होते हैं, तो अगर हियरिंग प्रॉब्लम है तो हम ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं करेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट नीड टू बी एक्सक्लूडेड एज अ प्राइमरी कॉज ऑफ लैंग्वेज डिफिकल्टीज, अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो आप डायग्नोसिस नहीं करते, क्योंकि अगर हियरिंग प्रॉब्लम होगा तो लैंग्वेज डिफिकल्टीज खुद ब खुद आती हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लैंग्वेज डिले इज द प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिन लोगों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उनमें भी लैंग्वेज का इशू आता है। तो प्रॉपर सो अ डेफिनेट डायग्नोसिस मे नॉट बी मेड अंटिल द चाइल्ड इज एबल टू कंप्लीट स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, तो डायग्नोसिस के लिए खास असेसमेंट करनी पड़ती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में और भी इशू होते हैं, जबकि लैंग्वेज डिसऑर्डर में सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड प्रॉब्लम होंगे और इसको असेसमेंट प्रॉपर असेसमेंट करके फिर इसको हम डायग्नोज करते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उसमें भी लैंग्वेज के इश्यूज आते हैं, तो हमें अलग इनको डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है कि लैंग्वेज डिसऑर्डर में सिर्फ लैंग्वेज इश्यूज हैं, बल्कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में और भी प्रॉब्लम्स हैं। अब नेक्स्ट है स्पीच साउंड डिसऑर्डर। स्पीच साउंड डिसऑर्डर में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। क्राइटेरिया इसके भी 4 क्राइटेरिया हैं। परसिस्टेंट डिफिकल्टी विद स्पीच साउंड प्रोडक्शन, स्पीच से रिलेटेड जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस सही नहीं होती। दैट प्रिवेंट वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ मैसेज, और इसमें वर्बल कम्युनिकेशन डिस्टर्ब ज़्यादा होती है। स्पीच साउंड वाले में वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये। अब सेकंड है फंक्शनिंग से रिलेटेड डिस्टर्बेंस कॉज लिमिटेशन इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन दैट इंटरफेयर विद सोशल पार्टिसिपेशन, एकेडमिक अचीवमेंट और ऑक्यूपेशनल परफॉर्मेंस के डिस्टर्बेंस की वजह से लिमिटेशन आ जाती है इन सारे एरियाज में। थर्ड वाला जो है ऑनसेट से रिलेटेड कि इसकी बिगनिंग कब होती है, ऑनसेट ऑफ सिम्टम इज इन अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड। और फोर्थ क्राइटेरिया कौन सा होता है, एट्रीब्यूटेबल वाला। डिफिकल्टी आर नॉट एट्रीब्यूटेबल टू कॉन्जेंटल और अदर कंडीशन, हम इसको डिफिकल्टीज को कॉन्जेंटल कहते हैं, पैदाइशी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और अदर हम किसी और डिसऑर्डर पे नहीं डाल सकते, जैसे सेरिब्रल पाल्सी है, क्लेफ्ट पैलेट है, डेफनेस या हियरिंग की वजह से है, मतलब ये एक अलग डिसऑर्डर है, तो हम इसको मेडिकल या न्यूरोलॉजिकल किसी और कंडीशन पे एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। ये थे इसके 4 क्राइटेरिया। अब आगे एसोसिएटेड फीचर इसकी क्या होती हैं कि ये को अकर करती है। को अकर कहते हैं एक टाइम पे 2 डिसऑर्डर होना। को अकर विद लैंग्वेज डिसऑर्डर, लैंग्वेज जिन लोगों में स्पीच साउंड डिसऑर्डर उनमें लैंग्वेज डिसऑर्डर भी अक्सर होती है। अपोजिटिव फैमिली हिस्ट्री होती है इनमें,
जितनी भी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर उसमें फैमिली हिस्ट्री पाई जाती है अक्सर। वर्बल डिस्प्लेक्सिया में भी प्रेजेंट वर्बल डिस्प्लेक्सिया भी हो सकता है। ये स्पीच प्रोडक्शन प्रॉब्लम होती है कि इसमें मतलब इंसान के मसल्स जो होते हैं सही काम नहीं करते, इंसान बोल नहीं सही से सकता, सही से स्पीच नहीं प्रोड्यूस कर सकता। समटाइम्स स्पीच में भी अफेक्टेड बाय सर्टेन जेनेटिक कंडीशन लाइक डाउन सिंड्रोम। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम उसकी वजह से भी ये इशू आ सकता है। एसोसिएटेड फीचर में क्या है, फैमिलीज में रन करती है। इसके अलावा इसके साथ और कम्युनिकेशन डिसऑर्डर जैसे लैंग्वेज डिसऑर्डर भी हो सकती है। इसके अलावा स्पीच जो होती है वो डाउन सिंड्रोम हो तो भी अफेक्ट हो सकती है। डेवलपमेंट इसके स्टार्ट है, डेवलपमेंटल फेज पे स्टार्ट होती है। लर्निंग टू प्रोड्यूस स्पीच साउंड एंड लैंग्वेज आर डेवलपमेंटल स्किल्स, ये डेवलपमेंटल स्किल्स होती हैं। Most children with speech sound disorder respond well to the treatment and improve over time. And disorder may not be lifelong. ये disorder जो है, जैसे ये जो स्पीच साउंड होती है वक्त के साथ साथ ये स्किल्स डेवलप हो जाती हैं, तो फिर क्या होता है कि ये जो डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट मुमकिन होता है, वक्त के साथ साथ ये ठीक हो सकता है और ये लाइफ लॉन्ग नहीं होती। ये वाली प्रॉब्लम स्पीच साउंड डिसऑर्डर लाइफ लॉन्ग नहीं होती। अब आगे आ जाता है इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस। किस किस डिसऑर्डर से इसको डिफरेंशिएट करना ज़रूरी होता है। नॉर्मल वेरिएशन से, कि अगर किसी कोई नॉर्मल स्पीच में वेरिएशन है, जैसे नॉर्मल बच्चे भी अक्सर गलत बोल देते हैं, तो हम उसको डिसऑर्डर नहीं कंसिडर करेंगे। हियरिंग इम्पेयरमेंट को, कि अगर किसी बंदे को हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है, हियरिंग प्रॉब्लम हो तो इस तरह के लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल डेफिसिट तो नहीं है, ये सेलेक्टिव म्यूटिज्म। ये चार चीज़ें हमें डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है। सबसे पहले होता है कि स्ट्रक्चरल डेफिसिट हमें देखने होते हैं। स्पीच इंपेयरमेंट में भी ड्यू टू स्ट्रक्चरल डेफिसिट क्लेफ्ट पैलेट, अगर कि ये कोई क्लेफ्ट पैलेट वगैरह है या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है तो ये डिसऑर्डर डायग्नोज नहीं होगी। हियरिंग और अदर सेंसरी इंपेयरमेंट, हियरिंग इंपेयरमेंट हो उसकी, अगर हियरिंग किसी बंदे की खराब हो तो लैंग्वेज इश्यूज आ जाते हैं। तो हियरिंग रिजल्ट्स इन एबनॉर्मलिटीज इन स्पीच। डेफिसिट ऑफ स्पीच साउंड प्रोडक्शन में भी एसोसिएटेड विद हियरिंग इंपेयरमेंट, अगर हियरिंग इंपेयरमेंट हो तो स्पीच डिस्टर्ब हो सकती है। तो हमें ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी होता है कि वो हियरिंग की वजह से तो नहीं है। नॉर्मल वेरिएशन इन स्पीच, रीजनल, सोशल, कल्चरल एंड एथनिक वेरिएशन ऑफ स्पीच शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग द डायग्नोसिस। से पहले हमें नॉर्मल वेरिएशन देखनी पड़ती है कि नॉर्मल तो नहीं है बिहेवियर कोई भी। अगर एक्सेसिव में है स्पीच में प्रॉब्लम तो फिर ये डिसऑर्डर कंसिडर करेंगे। सिलेक्टिव म्यूटिज्म, सिलेक्टिव म्यूटिज्म एक डिसऑर्डर होती है, एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें इंसान सोशल सिचुएशन में नहीं बोलता, खास सोशल सिचुएशन में वो बोलता नहीं है, लेकिन वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है। तो ये डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। लिमिटेड यूज ऑफ स्पीच में भी साइन ऑफ सिलेक्टिव म्यूटिज्म। सेलेक्टिव म्यूटिज्म में भी कम स्पीच होती है, लेकिन वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर। इट्स एन एंजाइटी डिसऑर्डर दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ स्पीच इन वन और मोर कॉन्टेक्स्ट और सेटिंग। तो फिर ये भी हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है कि वो बंदे, उस बंदे की पूरी स्पीच खराब है या वो खास सिचुएशंस में नहीं बोल रहा। अगर खास सिचुएशन में नहीं बोल रहा तो फिर उसका तो फिर क्या होगा कि सेलेक्टिव म्यूटिज्म कंसिडर करेंगे। ये थी 2 डिसऑर्डर्स। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।